हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है बिहार का भूगोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बिहार की अवस्थिति को देखेंगे। देखिए, बिहार की जो अवस्थिति है वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा जो बिहार है वो भारत के किस दिशा में है? तो पूर्वी भाग में स्थित है। और ये जो इसका क्षेत्रफल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। बिहार का जो क्षेत्रफल है इसके दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 12वां है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात, और सबसे बड़ा राज्य है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र रूप से अगर इसकी रैंकिंग करें तो यह 13वां स्थान आता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। तो इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में स्थान है वो याद रखना है। और बिहार को जो है मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो बिहार का मतलब जो स्थान है उसको भी याद रखना है। तो एक अंक बढ़ जाता है, यानी 12 है ऐसे, और केंद्र शासित प्रदेश को मिला देते हैं तो 13वां स्थान बन जाता है। इसके बाद देखिए, बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है चट्टानों के कई प्रकार मिलते हैं, और कौन सा चट्टान किस क्षेत्र में मिलता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, धरवाड़ जो चट्टान है, धरवाड़ प्रकार के जो चट्टानें मिलती है, कहाँ कहाँ पे मिलती है? तो दक्षिण पूर्व बिहार में, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा। और इस चट्टान में जो है अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। उसी तरह जो विंध्यन का क्षेत्र है बिहार में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? तो दक्षिण पश्चिम बिहार, जैसे मतलब कैमूर और सोन नदी घाटी जो रोहतास में है। और टर्शियरी जो प्रकार की चट्टानें हैं ये बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, मुख्यतः यह पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। और क्वाटरनरी जो चट्टानें हैं ये हिमालय और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में मिलती है। बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टान जो है पाई जाती है, क्वाटरनरी, याद रखिएगा। और इसके बाद बिहार का भू आकृतिक विभाजन का जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? तो शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान, और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है, सुमेश्वर या सोमेश्वर, दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। और शिवालिक श्रेणी यानी बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण है एक ही काल में हुआ है। किस काल में? प्लीटोसिन काल में। ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है, और इसे रामनगर, दून, सुमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी के रूप में जो है उप विभाजित किया जा सकता है। जो सुमेश्वर श्रेणी का विस्तार है पश्चिमी चंपारण जिले में है, और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सा है? तो फोर्ट सुमेश्वर, याद रखिएगा। इसकी जो मतलब की ऊंचाई है 880 मीटर है, लगभग 2884 फीट जो इसकी ऊंचाई है। वैसे मोटा मोटी 880 फीट मीटर याद जो है रख सकते हैं, फीट में 2884 फीट। और इस क्षेत्र में सुमेश्वर, भिखनाठोरी और कापन और हरहा प्रमुख दर्रे हैं। इन दरों का नाम भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से दरे मिलते हैं? तो सुमेश्वर, भिखनाठोरी, कापन और हरहा। और ये जो है भारत और नेपाल के बीच जो है संपर्क मार्ग बनाते हैं। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांट सकते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का जो मैदान है, गंगा के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो है 90,650 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक जो है फैला हुआ है। और भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान जो है कह सकते हैं इसको बोलते हैं अग्रभीर या फोर डीप। इसको याद रखिएगा, फोर डीप जो है मतलब कि भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान जो है अग्रभीर है। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान जो है दक्षिण दिशा में जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं इनके अवक्षेप से बने हैं। उत्तरी मैदान का जो विस्तार है पश्चिम और पूर्वी चंपारण तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में है।
बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है और इसे चौर या मन कहा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग को क्या कहा जाता है? चौर। और इसके प्रमुख उदाहरण भी है, जो पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर है, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद पूर्वी चंपारण में भी है बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर, तो याद रखना है। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। इस क्षेत्र में टाल या निम्न भूमि कह सकते हैं, यह क्षेत्र पाए जाते हैं। टाल क्षेत्र पाया जाता है या निम्न भूमि क्षेत्र पाया जाता है, जिसका विस्तार कहाँ से है? पटना से लखीसराय तक। इस टाल क्षेत्र में बढ़िया और मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र जो है दियारा भूमि है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर, जिसे निम्न भूमि भी कहते हैं, और मन जो है ये गोखुर झील होते हैं। इनकी आकृति यहाँ पे पाई जाती है। दक्षिण पठारी जो क्षेत्र है इसके बारे में देख लेते हैं। यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूरब में बांका तक विस्तृत है, फैला हुआ है, और यहाँ पे जो है नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टाने मतलब पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत रोहतास कैमूर जिले में कैमूर का पठार है, जहाँ बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार, बराबर और जेवियन की पहाड़ियां, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियां, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियां हैं। सोन नदी जो है ये कैमूर के पठार को जो है छोटा नागपुर पठार से जो है अलग करती है। याद रखिएगा, सोन नदी किसको अलग करती है? कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से, मतलब छोटा नागपुर के पठार से। इसके बाद बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको 2-3 बार जरूर आप जो है रिवीजन करिएगा, साथ में मैप भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। बिहार में 273.3 हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र का और लगभग 3,200 किलोमीटर लंबाई में नदियों का विस्तार है। दोनों का राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो है 3.9% हिस्सा है। यानी जो ये क्षेत्र है दोनों का जो राज्य है ये भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत अपना अंशदान करते हैं? तो 3.9%। स्रोत जो है ये कहाँ से आप देख सकते हैं? तो 2016-17 का जो बिहार का आर्थिक समीक्षा है वहां पे आप इसके बारे में देख सकते हैं। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा को जो है निर्धारित करती हैं। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी यूपी और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इसमें जो है कि बिहार और भोजपुर सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई यह जो है प्रवेश करती है। और गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी मतलब कि गंगा की सहायक नदियां हैं? तो गंडक है, सोन है, पुनपुन है, घाघरा जिसे सरयू भी कहते हैं, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल से होते हुए बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर सारण जिले के सीमा बनाती हुई गंगा में यह मिल जाती है। तो अन्नपूर्णा पहाड़ी से गंडक नदी निकलती है और यह नेपाल से होते हुए कहाँ जाती है? बिहार के हाजीपुर, सोनपुर और इसके बाद मुजफ्फरपुर सारण जिलों की सीमा बनाते हुए क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक पूर्व चंपारण और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उत्तरी मुंगेर जिलों में बहती हुई गंगा में यह मिल जाती है और इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडकी नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जानते हैं। बाणगंगा, हराहा, मनियरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा जो बूढ़ी गंडक है इसकी जो सहायक नदियां हैं बाणगंगा है, हराहा है, मनियरी है। हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलने वाली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना मार्ग जो है, प्रवाह की जो मार्ग है बदल देती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिलों में क्या होता है? अत्यधिक जान माल की हानि होती है, वहां पे बाढ़ आ जाते हैं। और लाखनदेई, चकनाहा, लाल बकया, जमुने, बागमती, कोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा इसकी सहायक नदियों को। देखिए जितनी भी नदियां हैं इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट है, तो आप रिवीजन वीडियो को करते रहिएगा
और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग जो है बदलने के लिए कुख्यात है, और इससे जो है इस नदी को यानी कोसी नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। यह गंगा से मिलने के पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है। तो इंपॉर्टेंट है कोसी नदी। अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना से पहले गंगा में मिल जाती है। इसके बाद फाल्गु नदी है, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गया के निकट इसका जो है विशाल पाट है। बिहार के बेगूसराय में जो है कांवर झील एशिया के सबसे बड़ी शुद्ध यानी वेटलैंड एरिया की झील है। यानी जो कांवर झील है ये एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है, वेटलैंड एरिया। याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कांवर झील को। इसके बाद कुछ नदियां हैं, उसके उद्गम स्थल है, संगम कहाँ पे होता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो भी नदियां इंपॉर्टेंट है इसमें कवर किया गया है। तो पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम जो स्थान है ये उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, और इसका जो मुहाना या संगम कह सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ ये गिर जाती है। और इसकी जो विशेषताएं हैं गंगा नदी की, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पे स्थित है। तो गंगा के तट पे कौन कौन से जो है शहर स्थित है याद रखना है, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर और मुंगेर। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में यह प्रवेश करती है। ठीक है। इसके बाद घाघरा नदी है, ये मापचा चुंगे ग्लेशियर से निकलती है, और इसका जो मुहाना है संगम जो है गंगा नदी है रेवेलगंज सारण के पास। और गुथानी सीवान के समीप जो है बिहार में यह प्रवेश करती है, गुथानी सीवान याद रखना है। और इसके बाद जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का भी निर्धारण करती है, और इसकी लंबाई जो है 917 किलोमीटर है। इसके बाद गंडक नदी है, ये कहाँ से निकलती है तो नेपाल हिमालय से निकलती है, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका जो मुहाना है ये गंगा नदी यानी पहले घाट के निकट जो पटना है, गंगा नदी जो है इसका संगम है। नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से यह प्रसिद्ध इसकी 7 मुख्य सहायिकाएं हैं। कौन कौन सी है तो त्रिशूली है, बूढ़ी गंडक है, मसियागंधी है, सेती है, दरौंदी, मादी और काली गंडक। ठीक है। नारायणी शालिग्रामी के नाम से प्रसिद्ध है, और इसकी लंबाई जो है 640 किलोमीटर है। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे नगर हैं, याद रखना है। इस नदी के मुहाने पे यानी इसके नदी के तट पे जो है, मुहाने नहीं, इस नदी के तट पे जो नगर बसे हुए हैं वो हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर है। इसके बाद बूढ़ी गंडक है, ये कहाँ से मतलब निकलती है तो इसका जो उद्गम स्थल है ये है चौरतरबा और बिशंभरपुर पश्चिमी चंपारण में। गंगा नदी इसका मुहाना है यानी कि संगम है, खगड़िया के निकट ये मिल जाती है। लंबाई इसका कितनी है तो 320 किलोमीटर। मसान, बलौर, पंडई, सीता और तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा, दंदा आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। बाढ़ के दिनों में यह मार्ग बदल लेती है। बागमती नदी जो है ये शिवपुरी श्रेणी जो है हिमालय नेपाल से जो है इसका उद्गम स्थल होता है, शिवपुरी श्रेणी से हिमालय में नेपाल में है। और इसका जो संगम है कोसी नदी है, बदला घाट, यहाँ पे इसका जो है मुहाना है। और कुल लंबाई इसका जो है 589 किलोमीटर। ठीक है। और कमला जो नदी है इसकी जो उद्गम स्थल है वो है नेपाल से यानी सिंधुलिया गढ़ी से, महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल मतलब ये यहाँ से निकलती है महाभारत श्रेणी से। और इसका मुहाना है बागमती यानी बदला घाट के पास। मिथिला क्षेत्र की यह प्रसिद्ध नदी है। और मैनावती और धौरी, बलान इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखिए इन नदियों से मिलने के बाद इनका जो नाम हो जाता है, याद रखना है, इन नदियों से जब ये मिलती है कमला तो इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में यह प्रवेश करती है। और ये कुल लंबाई जो है इसकी 328 किलोमीटर है। इसके बाद कोसी नदी है, इसका उद्गम स्थल जो है नेपाल एवं तिब्बत है। और यह मुहाना जो है इसका मतलब गंगा नदी है कहाँ पे तो कटिहार जिला में कुर्सेला के पास। अरुण, सोन कोसी और
तमूर कोसी के संगम से जो है ये जो है बनती है। और इसके बाद यानी हिमालय क्षेत्र से यह बनती है। भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप जो नेपाल में है, यहाँ से यह प्रवेश करती है और मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी यह कुख्यात है। बिहार का यह सो कहा जाता है। जो महानंदा नदी है, ये इसका जो उद्गम स्थल है वो दार्जिलिंग, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ पे है? गंगा नदी। कहाँ पे? बांग्लादेश गोडागारी घाट, यहाँ इसका जो है मुहाना है, संगम है। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज मालदा होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से यह मिल जाती है और इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। इसके बाद सोन नदी है, ये जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक श्रेणी से मैकाल पर्वत से इसका जो है उद्गम होता है, याद रखना है। और इसका जो मुहाना है यानी संगम जो है गंगा नदी है पटना के निकट। लंबाई कितनी है इसकी? 784 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में यह प्रवाहित होती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार और उत्तरी कोयल इत्यादि। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पुनपुन जो नदी है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पलामू ये मतलब कि झारखंड में है। और इसका जो मुहाना है गंगा नदी है पटना के फतुहा में। इसके बाद कर्मनासा है, ये कैमूर पर्वत से निकलती है बिहार में। और गंगा नदी जो इसका मुहाना है या जो संगम है गंगा नदी है चौसा के पास और उत्तर प्रदेश बिहार के बीच यह सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र मानता है, मतलब नदी माना जाता है और यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट नदी है किउल, यह तीसरी पहाड़ी क्षेत्र है, यानी इसका जो उद्गम स्थल है झारखंड के खगड़िया डी गिरिडीह में। और गंगा नदी इसका जो है संगम स्थल है जो लखीसराय के सूरजगढ़ में है। बिहार और झारखंड में यह प्रवाहित होती है और जमुई, लखीसराय, किउल, नगर तट इस पे बसे हुए हैं, यानी कि जमुई, लखीसराय, किउल, नगर तट पर है ये जो है मतलब है। इसके बाद फाल्गु जो है ये लीलाजन निरंजना जी से बोलते हैं और मोहना के संगम से यानी जो गया है बिहार का, यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। और पुनपुन नदी जो है इसका मुहाना है। बौद्ध और हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं इसमें जो है नाम इन दोनों का जो है उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में जो गंगा नदी में मिलती नदियां हैं उनका नाम याद रखना है। तो गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी जो है वो है मतलब घाघरा जिसे सरयू कहते हैं, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला बलान है, कोसी है, महानंदा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपको इसमें सीरीज करने के लिए। कहने का मतलब कि आपको व्यवस्थित करने के लिए ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है नदियों को एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला बलान है, कोसी है, महानंदा है। और दक्षिण दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं गंगा में वो कौन कौन सी है? तो कर्मनासा है, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दक्षिण दिशा से मिलने वाली गंगा में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, किउल है। इसके बाद बिहार के कुछ प्रमुख जलप्रपातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 चीजें ध्यान रखना है, नाम, लोकेशन और विशेषता। तलहार कुंड ये कैमूर जिला में है, दुर्गावती नदी के समीप है, कैमूर पठार पे अवस्थित है और ऊंचाई 80 मीटर है। इसके बाद करकटगढ़ ये कैमूर के चैनपुर में है और कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। ककोलत नवादा के ककोलत में है, ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है और ऊंचाई 150 से 160 फीट है। तुतला प्रपात सासाराम में है, तुतला भवानी मंदिर के निकट है। मजहर कुंड ये भी सासाराम में है और कैमूर पहाड़ी में ताराचंडी के पास है। धुआ कुंड ये भी सासाराम में है। मजहर कुंड के निकट धोबा नदी पर जो है 30 मीटर ऊंचा है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जल कुंड है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक गर्म जो जल कुंड है कौन सा है? तो ब्रह्म कुंड है और ये राजगीर में, मतलब कि इसका जो उद्गम स्थल है राजगीर है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो सप्तधारा या सप्त
धरवा जो जल कुंड है ये भी राजगीर में है। सूर्य कुंड जल कुंड भी राजगीर में ही है। मखदुम कुंड राजगीर में है। इसके बाद ऋषि कुंड ये मुंगेर में है। सीता कुंड भी मुंगेर में है। इसके बाद नेक्स्ट जो कुंड है लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड, ये दोनों भी जो है मुंगेर में ही है, तो याद रखिएगा। इसके बाद बिहार की कुछ मिट्टियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले गंगा का उत्तरी मैदान की मिट्टियां देखेंगे, जैसे पर्वत पदीय चूनेदार तराई, ये पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में मिलते हैं। पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक ये विस्तृत है। इसके बाद बांगर, बांगर जो है ये पूर्णिया सहरसा के क्षेत्र में मिलते हैं, यानी कोसी नदी क्षेत्र में यह बांगर जो मिट्टी है पाई जाती है। इसके बाद अम्लीय मिट्टी है, यह दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मतलब विस्तृत है, और इससे जो है करैल या कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट मिट्टी हमारा जो है इसमें वो है बलसुंदरी, ये पूर्णिया के दक्षिण भाग से सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। सारण और चंपारण के कुछ भाग में भी बलसुंदरी मिट्टी मिलता है। नेक्स्ट मिट्टी है खादर, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है गंगा का दक्षिणी मैदान में जो मिट्टी मिलती है, तो पहला है टाल मिट्टी, ये बक्सर से पिरपैंती तक जो है मिलता है। पटना, मुंगेर और भागलपुर में इसकी अधिकता सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट मिट्टी है बलथर मिट्टी, यह कैमूर पठार राजमहल की पहाड़ियों में मिलता है। छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट भी इस मिट्टी का जो है विस्तार है, और इस मिट्टी में लोहा की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है। नेक्स्ट मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी, ये कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में मिलते हैं, और मोटे अनाज के लिए यह जो लाल बलुई मिट्टी है उपयुक्त है। नेक्स्ट है बिहार में सिंचाई। देखिए जिन स्रोतों से बिहार में सबसे ज्यादा कृषि भूमि को सिंचित की जाती है उसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा जो मतलब कि सबसे ज्यादा जो प्रतिशत में सिंचित क्षेत्र है किन स्रोतों से किया जाता है, तो देखिए नलकूप से सबसे ज्यादा, ये पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पे नहर से, और इसके बाद जो है अन्य स्रोत से भी है, और तालाब कुएं से जो है आपको मतलब कि सिंचित की जाती है। तो आपको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछा जा सकता है। मैंने बोला कि इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। इसके बाद बृहद और जो मध्यम सिंचाई है, इसके तहत सिंचाई क्षमता सृजन 2018-19 के डेटा के अनुसार हेक्टेयर में सृजित सिंचाई क्षमता दिया गया है और योजना का नाम दिया गया है। देखिए सबसे जो ज्यादा हेक्टेयर में मतलब सृजित सिंचाई क्षमता जो है वो है किसके द्वारा होता है, तो दनवार झील जल निकासी और सिंचाई योजना के तहत 4800 हेक्टेयर। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इसके बाद, यानी इसको पहला क्रम में आप रख सकते हैं। दूसरा पे आता है नालंदा जिले में पंचाने नदी पर वीयर, जो ये योजना है इसके तहत 2400 हेक्टेयर जो है मतलब कि इसके तहत कृषि क्षेत्र को कवर किया जाता है। इसके बाद देखिए दुर्गावती जलाशय योजना है, और इसके बाद आपका जहानाबाद जिले में सिंघवा चेक डैम से जो है इस मतलब कि जो कृषि क्षेत्र है करीब 2100 हेक्टेयर जो है कवर होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पश्चिमी जो कोसी नहर प्रणाली है इसमें सबसे कम क्षेत्र जो है करीब 160 हेक्टेयर कवर किया गया है, और कुंड घाट जलाशय योजना 600 हेक्टेयर में, और जो तवाइच रामपुर बराज है इसके तहत 500 हेक्टेयर जो क्षेत्र है कवर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गंडक परियोजना, इसके बारे में दिया गया है। तो देखिए गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। गंडक परियोजना से जो है दो नहरें निकाली गई है, पहला तिरहुत नहर जो पश्चिम की ओर बहती है, और सारण नहर जो पूरब की ओर है। इसके बाद तिरहुत नहर से जो है सारण जिले के 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि की, और जबकि सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों की लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना जो है सोन परियोजना है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1874 में सोन परियोजना का डेहरी के पास बारू नामक स्थान पर यह बांध बनकर जो है मतलब तैयार किया गया है। और डेहरी के पास से सोन नदी से दो नहरें निकाली गई है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। याद रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर।
पूर्वी सोन नहर की कुल लंबाई 130 किलोमीटर है और इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। पश्चिमी सोन नहर से जो है डेहरी के पास यह निकली हुई मतलब निकलती है पश्चिमी सोन नहर, और इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में लगभग 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। यानी पश्चिमी सोन नहर से सबसे ज्यादा जो है भूमि की सिंचाई की जाती है, 3 लाख हेक्टेयर भूमि की। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र, इससे जो है 6.6 मेगावाट जो है विद्युत जो है उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा है बारून जल विद्युत केंद्र है, इससे 3.3 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिक जो है प्रोड्यूस किया जाता है। 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया था। बाण सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोला जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया है। बाण सागर समझौते के तहत देखिए सोन और उसकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा कुल वार्षिक जल प्रवाह जो है 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जबकि बिहार को 7,750 लाख एकड़ फीट है। उत्तर प्रदेश को 1250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख जो है एकड़ फीट आवंटित किया गया है। देखिए एक समझौता में यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि सोन के क्षेत्र में, जो सोन वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे कम जल अगर उपलब्ध होगी तो तीनों राज्यों के हिस्सों में से जो कटौती होगी उससे सोन नहर के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटन प्रभावित नहीं होगा। तो ये प्रावधान किया गया था। इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है बाण सागर जलाशय से जो है मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को 2:1:1 के अनुपात में जो है जल आवंटित किया जाएगा। इसके निर्माण की जो लागत भी है इसी अनुपात में, मतलब कि 2:1 के मतलब कि 2:1:1 के अनुपात में जो है बांटी जाएगी। बहुउद्देशीय परियोजना के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी जो है बिहार में विकास किया गया है। वो कौन कौन से हैं? जैसे ढाका नहर, ये पूर्वी चंपारण में है, और तेउर नहर पूर्वी चंपारण में उत्तर नदी पे है। कमला नहर जो है कमला नदी पर है, मधुबनी जिले में, दरभंगा और मधुबनी जिले में है। और सकरी जो नहर है सकरी नदी पे है, गया और मुंगेर जिले में यह स्थित है। इसके बाद यमुना नहर है, यमुना नदी के बाई ओर, जहानाबाद जिले में। दुर्गावती जलाशय योजना जो है कैमूर और रोहतास जिलों की सिंचाई की योजना है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनासा नदी में मिल जाती है। ऊपरी केउल जलाशय परियोजना केउल नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है और इससे लखीसराय और मुंगेर में सिंचाई होती है। बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के जो डांग के पास रामनगर है, इसमें बांध बनाकर इसमें जो है नहर निकाली गई है बांध बनाकर। और बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले की बरनाल नदी पर निर्मित है। सिंचाई सुविधाओं की बेहतर नीति निर्माण के कारण बिहार में सिंचाई क्षेत्रों में लगभग जो है लगातार वृद्धि हुई है और 2018-19 तक सृजित सिंचाई जो क्षमता है वह 72.07 लाख हेक्टेयर, जो कि चरम सिंचाई क्षमता का 61.31% है। प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 64.38 लाख हेक्टेयर है। 93.6 लाख हेक्टेयर विस्तार वाले बिहार राज्य में 3 स्पष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। पहला है 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिम जोन, जिसमें 1040 मिलीमीटर से 1450 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है और इसमें जो यहाँ पे जो मिट्टी होती है बलुई दोमट मिट्टी होती है। दूसरा जो है 8 जिलों वाला उत्तर पूर्व जोन, जिसमें वार्षिक वर्षा जो है 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर के मध्य होती है। यहाँ पर मिट्टी जो है दोमट और चिकनी मिट्टी है। और तीसरा जो है 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिसमें 990 मिलीमीटर से 1240 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पे जो मिट्टी है बलुई दोमट चिकनी और चिकनी मिट्टी। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं जो है बिहार में है, दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना। तो इन दोनों का नाम आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट सिंचाई परियोजना है
इसमें जो 3 परियोजनाएं हैं, बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई योजना परियोजना, इसके तहत कितने हेक्टेयर की जो भूमि है कवर किया गया है देख लेते हैं। बृहद सिंचाई योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल को कवर किया गया है, और मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य के जो क्षेत्रफल वाले मतलब कृषि एरिया है इसको कवर किया गया है। लघु सिंचाई परियोजना के तहत 2,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्रफल को कवर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, बिहार में वर्ष 2018-19 तक चरम सृजित और उपलब्ध सिंचाई क्षमता, इसका लाख जो है क्षेत्रफल जो है लाख हेक्टेयर में दिया गया है। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कोई भी सवाल सुझाव हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।